बेटर टू रेन इन हेल दैन टू बी स्लेव इन हेवन, यानी स्वर्ग में बैठ करके गुलामी करने से अच्छा है नरक का बादशाह हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DK न्यूज़ 24 सच की राह और हम हैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। आपको हम बता दें, लोकसभा लालगंज सीट से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बसपा के पदाधिकारियों के साथ वहां जो है जनसभा करते हुए क्या कुछ कह रही हैं, अपनी विचारधारा के अनुसार लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर रही हैं, बहुजन समाज को जागरूक किस तरह से कर रही हैं और अपनी चुनावी जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है, नाम बिना लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है कि ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो है मसीहा बनते हैं, उन्हें ये कि उनके मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद एक ट्वीट तक भी नहीं किया। ऐसे में बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से क्या कुछ कहा है, उन्होंने अपने ही जुबान से बता रही हैं डॉक्टर इंदु चौधरी। आप वीडियो के माध्यम से सुनिए उनकी जुबानी हकीकत। गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत नमन करती हूँ, बहुजन नायक बल्कि कहे महानायक मान्यवर श्री कांशी राम को शत नमन करती हूँ और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करती हूँ। और यहाँ जो लिस्ट रखी है मैं उतना साथ ही साथ विनोद जी दीदारगंज से जो आपकी यहाँ उपस्थिति है, साथ ही साथ इस जिले के जो जिला अध्यक्ष जी हैं माननीय अरविंद गौतम जी और सभी लोग, आप सबको मैं जय भीम कहती हूँ। नाम बार बार लेती हूँ तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हाँ, क्योंकि सभी व्यक्ति यहाँ इम्पॉर्टेंट है। सेक्टर से लेके बूथ तक का अध्यक्ष से लेके जो एकदम ज़ीरो लेवल पे पहुँचा हुआ व्यक्ति है, जिसकी वजह से आज ये बसपा रूपी पेड़ हम देख रहे हैं। आप सभी को यहाँ पर मैं जो आप आए अपना समय निकाल करके आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं अपनी छोटी बहन, जो उसको आप मान सकते हैं, मुझे अपनी बेटी मान करके, अपनी छोटी बहन मान करके जो अपना आशीर्वाद आप सभी हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं आप लोगों ने और हमारे सामने सभी बैठे जो सम्मानित लोग हैं, आप लोगों ने जो आज प्यार और सम्मान दिया है, यही प्यार और सम्मान के लिए मैं आपको धन्यवाद तो कर ही रही हूँ। इसके साथ ही साथ ये आशा करती हूँ कि यही प्यार, स्नेह, सहयोग, सम्मान अगर पूरे देश में हम अपने पूरे बहुजन फ्रेटर्निटी, पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करके ये सम्मान और ये समाज के साथ में जो स्नेह है, अपनापन है, इसको जोड़ पाए तो हमारी बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ ही साथ छोटी बात करूंगी, क्योंकि हमारे सभी इतनी बाप रे बाप, भीम राजभर जी की आवाज़ तो मैं तो आज तक नाम ही सुन रही थी। आवाज़ तो मैं क्या बोलूँ, सिंहनाद आप बोल रहे थे, मैंने तो भीमनाद आज सुना है। तो ये भीमनाद जो है इतना भयंकर। और इसके साथ ही साथ मैं हरिश्चंद्र सर को भी आज मैंने पहली बार सामने बोलते हुए सुना। मैं तो यही देख रही हूँ कि ये आज आप लोग थोड़े वरिष्ठ ज़रूर हो गए हैं, लेकिन इमारत को देख करके लग रहा है कि नींव कितनी ज़बरदस्त रही, पक्की रही होगी। तो आप सभी लोगों का जो स्नेह और प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यवाद करूँगी। थोड़ी सी बात ही केवल करूँगी कि साहब कांशी राम से एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि आपका क्या मकसद है, जो आप BSP बना रहे हो, वामसेफ, BVF, तमाम जो संगठन आप बना के घूम रहे हैं, आपका क्या मकसद है। तो साहब कांशी राम ने केवल मुस्कुराते हुए उस पत्रकार को यही कहा था कि हमारा क्या मकसद है, मेरा तो कोई मकसद नहीं है। मकसद पूछना है तो तुमको कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, सैकड़ों साल पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि मकसद तो हमारे फुले का, शाहू जी महाराज का और बाबा साहब का था। मैंने तो उस मकसद को केवल पूरा करने का संकल्प लिया है और मैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी लगा सकता हूँ। ये वही संकल्प है कि जब हम
अब तो उत्तर प्रदेश में मैं आपके बीच में यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ ऑफिशियल तरीके से, नहीं तो हम पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जाएं, केरल में जाएं, तमिलनाडु में जाएं, सब जगह जाते हैं तो लोग हमसे आखिरी में एक ही बात पूछते हैं, मैडम जी अब की बार यूपी में अपनी सरकार बनेगी क्या? तो हमको इतना मतलब खुशी भी होती है और कई जगह मन कचोटता भी है कि हम उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बने, हम अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि खाली अकेले बहन जी लखनऊ में मुख्यमंत्री नहीं बनती, यहाँ गांव देहात में रहने वाली हर एक स्त्री, हर एक पुरुष अपने आप को मुख्यमंत्री के बराबर समझता है। तो ऐसी जो मजबूती हमको मिली, ये मजबूती की मजबूती की जो बयानगी है वो हम दूसरे प्रदेशों में जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि अब की बार अपनी सरकार बनेगी कि नहीं, तो हम उनसे कहते हैं सरकार यूपी में बनेगी, आप लोग क्यों परेशान हो या आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो यही कहते हैं कि बहन जी सरकार तो यूपी में बनती है, लेकिन यहाँ हमारे प्रदेश में, चाहे मुंबई हो या तमिलनाडु या तमाम दूसरे प्रदेशों, हमारे प्रदेशों में जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी नेता होते हैं, वो हम लोगों से अदब से बात करते हैं। तो ये फ़र्क है शासन सत्ता का, कि सत्ता बन रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में और इसकी गूंज जो जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम बच्चन जी, आपका स्नेह और आपका जो जुझारूपन है ये हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत संबल देता है। तो सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, इसकी गूंज जो है पूरे देश भर में रहती है और हर देश का हर एक व्यक्ति, हर प्रदेश का व्यक्ति केवल उत्तर प्रदेश की तरफ देखता है। हम जम्मू भी गए तो जम्मू में भी लोग यही पूछते हैं कि बहन जी अब की बार सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम सब लोग एक कार्यकर्ता की हैसियत से, क्योंकि हमारी नेता हमारी परम आदरणीय बहन जी हैं, हमारी नेता के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लें। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो संकल्प छोड़ा हमारे लिए, सारा काम वो करके गए, केवल हमें उस कार्य में अपना छोटा सहयोग देते रहना है। उसकी जड़ में अपना जो परिश्रम रूपी पानी है उसको थोड़ा डालते रहना है, क्योंकि अलग अलग जातियों में बटे हुए समाज को साहब कांशीराम ने जो बहुजन नाम दिया और बहुजनों को उनके वोट का एहसास कराया कि भारत देश में जो माननीय बाबा साहब ने संविधान के द्वारा 1 वोट 1 वैल्यू, यानी हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत एक बराबर होगी, उस फॉर्मूला को आगे ले जाके साहब कांशीराम ने 1 नोट 1 वोट के साथ में जब लेकर के आए कि आपके वोट की कीमत आपको पता होनी चाहिए, और एहसास करा के जब उत्तर प्रदेश में आपको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस समय साहब कांशीराम के समय में बहुत सारे मंत्री लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन आप लोग सभी लोग उस समय वहाँ पे मौजूद थे। और ये किस्से कहानी तो हमने किताबों में पढ़े, ये सारे किस्से कहानियों के आप लोग जो है चश्मदीद गवाह हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो साहब कांशीराम के साथ में काम किए हुए हैं। छोटा सा वाकया बता करके बस अपनी बात को ख़त्म करूँगी। साहब कांशीराम जल्दी में निकल रहे थे VIP गेस्ट हाउस से, और जब बाहर निकले तो काले रंग की एक गाड़ी खड़ी हुई थी और 2 लाल बत्ती लगी गाड़ी खड़ी हुई थी, क्योंकि उनके साथ में जो खड़े थे वो उस समय मंत्री थे। लाल बत्ती लगी गाड़ी, तो उन्होंने कहा साहब बैठिए, एयरपोर्ट जाना था साहब को। साहब ने कहा कि ये तो मंत्री की गाड़ी है, इसमें मैं कैसे बैठ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा साहब मंत्री पद तो आपकी वजह से मुझे मिला, तो आप सही हकदार हैं इस गाड़ी में बैठने के लिए। तो साहब ने कहा नहीं तू मंत्री है, तू इसमें बैठ। वो काली वाली गाड़ी किसकी है? साहब कहने अपनी ही है। बोले साहब कांशीराम फटाक से जाके उस काली वाली गाड़ी में बैठ गए, तो मंत्री जी भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। और जब वो गाड़ी निकल के गई, जहाँ पे पुरानी जेल थी, आज मान्यवर कांशीराम के नाम पे जो स्मारक स्थल बना हुआ है, उस जेल के रास्ते पे जब वो गाड़ी जाती है तो साहब कांशीराम उन मंत्री जी से कहते हैं कि अरे जरा देखो पीछे, वो जो निषाद था, वो जो मछली मार रहा था, वो जो अभी मंत्री बन गया है, वो अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में पीछे से आ रहा है कि नहीं? तो वो जो मंत्री साहब थे वो पीछे देखते हैं, कहते हैं हाँ वो निषाद जी जो है वो पीछे से आ रहे हैं। बोले अच्छा ज़रा पीछे देखो, ज़रा वो जो कोयरी था, वो जो सब्जी उगाता था, क्या नाम है उसका? तो बोले हाँ ये नाम है। बोले देखो उसको भी अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में पीछे आ रहा है कि नहीं?
तो वो मंत्री जी पीछे घूम के देखते हैं कार में, कहें हाँ साहब वो भी अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में पीछे से आ रहा है। तो साहब कांशीराम कहते हैं कि बहुत भावुक होकर ये बात कहते हैं कि जिस समाज को कभी कोई पूछता नहीं था, जो समाज शाक भाजी उगा रहा था, जो समाज जो है गोबर काढ़ रहा था, जो समाज जूते गांठ रहा था, जो समाज मछली मार रहा था, आज उसने अपने वोट की कीमत का एहसास कर लिया। तो देखो वो लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी में घूमने के लायक बन गया। और जब वो लाल बत्ती लगी गाड़ियों से ये लखनऊ की सड़कों पे ऐसे दौड़ता होगा तो मनवादी लोगों के छाती पे सांप लौटता होगा। ये देख करके आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये थे हमारे साहब कांशीराम। हम अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राम बच्चन भाई। आप लोग इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सोचिए हमारे लिए कितना मुश्किल है ये सब चीज़ें कंट्रोल कर पाना। हम सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि साहब कांशीराम ने हमको यहाँ से उठा करके यहाँ तक पहुँचा दिया। और साहब ने यही कहा था, ये किसी एक फेमस पोएट की भी लाइन है कि बेटर टू रेन इन हेल दैन टू बी स्लेव इन हेवन, यानी स्वर्ग में बैठ करके गुलामी करने से अच्छा है नरक का बादशाह हो जाइए। तो लोगों ने आपको हमेशा आपके बारे में दूसरे लोगों ने सोचा, दूसरे लोगों ने दिया, कभी नरेगा के नाम पे या कभी किसी के नाम पे लोगों ने आपको तत्काल रिलीफ के लिए, तत्काल लाभ के लिए कुछ कुछ चीज़ें दी, लेकिन कभी भी आपने अपनी कीमत का एहसास नहीं किया। साहब ने हमको हमारी कीमत का एहसास करवाया, लेने वाले से जो देने वाला समाज बनाया। आज वही कीमत लालगंज की धरती से ये बहन आपसे अपेक्षा कर रही है, आपसे गुजारिश कर रही है, आपसे सहयोग की अपील कर रही है कि जो साहब कांशीराम साहब का जो मिशन और मूवमेंट है, जिसकी बदौलत हम ये बहुजन समाज पार्टी रूपी इतना बड़ा जो पेड़ लगा पाए हैं, इस पेड़ को और मजबूती देंगे, अपनी बहना के हाथों को और मजबूती दे सकते हैं, अपनी बहना को और मजबूती प्रदान करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग फेमस होते हैं और फिर इधर उधर भागने लगते हैं, नाम कमाते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, नेता बन जाते हैं और फिर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन मैं सभी ये जितने भी यहाँ महान विभूतियाँ बैठी हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग लगातार बहन जी के साथ में अपना प्यार, विश्वास, सहयोग जो बना के रखे हैं। हमारा तो पहली बार बहन जी से मुलाकात हुई तो मैं यही बार बार कहूँगी कि मैं धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का कि आप लोगों ने बहुत पुण्य कमाया कि जो आप आज तक अपनी बहना का साथ लगे हुए हैं, साथ दे रहे हैं। और हमारी बहन जी की यही ताकत है, ये विशाल बहुजन समाज जिसकी नींव पे आज ये इतना विशाल का जो संगठन है वो कार्य कर रहा है। हमने बहन जी से जब मुलाकात की तो हम तो सिर्फ मिलने के लिए गए थे, हकीकत बात बता रहे हैं। हमारे साथ में साहब थे, लेकिन हम लोग 4 लोग गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड गए थे, हमारी बहन और हमारे बहनोई जी। हम चारों लोग सिर्फ बहन जी से मिलने के लिए गए थे। और बात ही बात में जब बहन जी ने ये बात कही कि हाँ आप लालगंज लोकसभा लड़ जाइए, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में अपने प्रधानी के चुनाव के लिए भी नहीं सोचा था। हकीकत बात यही है, मैं कोई बड़ी बड़बोलापन नहीं है कि हाँ ये किया वो किया। हकीकत बात यही है कि हम ग्राउंड लेवल से काम कर रहे थे और ग्राउंड लेवल पे रह करके ही हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को चाह रहे थे कि ऐसे ही चलती रहे। लेकिन माननीय बहन जी का निर्देश प्राप्त हुआ कि आप लालगंज लोकसभा जाइए और जीत के आइए। ये बहन जी के शब्द थे कि लालगंज लोकसभा से आप जीत के आइए। ये बात हम लोग पहले भी विधानसभा वाइज मीटिंग्स में कर भी चुके हैं और आज भी कर रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ बहन जी ने मुझे पहली मुलाकात में ये कहा कि आप जीत के आइए, तो उसमें मुझे 2 बातें नजर आई। एक तो वो बात कि हमने जिसको चुना, जिसके ऊपर भरोसा किया, वो धोखेबाज धोखा दे करके, दगाबाजी करके हमारे बीच से चला गया। दूसरा, बहन जी का वो विश्वास अपनी जनता के ऊपर कि नेता भले ही गद्दारी करे लेकिन जनता कभी भी गद्दारी अपनी बहन जी के साथ में नहीं कर सकती। तो उसी विश्वास को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। मैं, क्योंकि ज़मीन से हम सारे लोग उठ के आए हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी विशाल पार्टी के इतने महान लोगों के सामने कभी हम
एक राजनेता के रूप में या एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ खड़े होकर के कुछ बोल पाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि जो बहन जी ने भरोसा और विश्वास के साथ में हमको भेजा, तो मेरा और बहन जी का भरोसा और विश्वास केवल और केवल लालगंज की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता है। क्योंकि पूरे देश से मेरे पास फ़ोन आने लगा कि मैडम आपका टिकट हुआ है क्या, टिकट हुआ है क्या, टिकट हुआ है क्या। एक बार की ये सुनने में मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे सामने हमारी साक्षात देवी बैठी हुई है। आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरी आंखों से उनके लिए आंसू ही निकलते रहे, क्योंकि जिस संघर्ष के साथ में हमारी बहना यहाँ तक पहुँच के आई है, आज हम सारे लोग साधन संपन्न हैं। हम लोगों को गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, मोटरसाइकिलों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन हमारी सम्मानित बहन जी ने अपना जीवन संघर्ष जब हमारे सामने बताया तो हमको ये जान करके मतलब इतनी टीस हो रही थी कि हम लोग क्यों नहीं उस समय अपनी बहना का मोल समझ पाए। हमारी बहन जी ने कहा कि आज इतनी ऊंची इमारत में मैं रहते हुए दिखाई देती हूँ, लेकिन जो पहला चुनाव बहन जी ने बिजनौर से लड़ा था, बहन जी ने कहा मैं वो चुनाव 2000 वोट से हारी, और कहा कि हमारे पास केवल 2 गाड़ी थी, एक मान्यवर कांशीराम साहब के पास में और दूसरी मेरे पास में। मैं बहन जी ने यही कहा कि अगर हमारे पास 2 गाड़ी और होती तो मैं वो पहला लोकसभा का चुनाव जीत जाता। मेरे पास शब्द नहीं है बहन बात को बखान करने का, उस लाचारी को आप लोगों के सामने रख, जिस तरीके से बहन जी ने अपने संघर्ष को हमारे सामने रखा, हम तो प्रत्यक्ष रूप से उनसे वो सुन के आए। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि मेरे सभी बूथ के कार्यकर्ता, सभी सेक्टर के कार्यकर्ता और सभी विधानसभा लेवल के कार्यकर्ता, बहन जी उस समय सक्षम नहीं थी, उनके मन में ये टीस आज तक है कि 2 गाड़ी और होती तो हम लोकसभा निकाल लेते। और आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में बाहर गाड़ियां और जो है मोटर गाड़ियां दोनों वहां बाहर एकदम लाइन लगी हुई है। तो क्या हम इतनी सारी गाड़ियों के मालिक होकर के भी क्या हम लालगंज लोकसभा सीट नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि ये केवल लालगंज लोकसभा नहीं है, पूरे देश की नज़र है। मेरे लिए तो विदेश से भी लोगों का फ़ोन आ रहा है कि बहन जी हम टिकट करा रहे हैं, आजमगढ़ के रहने वाले, लालगंज में घर है और हम केवल वोट डालने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो सोचिए, विदेश में रहने वाला हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूती के साथ में इस मिशन मूवमेंट में अपना सहयोग करने के लिए, आप लोगों के बीच में आने के लिए तैयार है। तो मेरे सभी साथियों, कमर कस लीजिए, एकदम वही अपने आप को मान लीजिए कि हमने साहब कांशीराम को नहीं देखा, लेकिन हम हरिश्चंद्र सर से मैं एक बार पहले भी मिल चुकी हूँ और अभी 2-3 दिन पहले भी मैं मुलाकात आपसे हुई, तो आपने शायद ध्यान दिया हो, नहीं दिया हो, लेकिन मैं पूरे टाइम आपका चेहरा देखती रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने साहब कांशीराम को कभी नहीं देखा, लेकिन हम आपकी आंखों में साहब कांशीराम को बार बार देख रहे थे। हमने साहब कांशीराम को कभी नहीं देखा। आज खारवार सर के साथ में, खारवार सर तो वैसे भी मेरे रिश्ते में ही आते हैं, तो अब मैं वो रिश्ता तो नहीं बखान करूँगी, लेकिन हाँ, मुलाकात रिश्तेदारियों में बहुत दूर हो जाती है। आज जो है इस राजनीतिक मंच पे मुलाकात हो रही है, तो आपकी आंखों में हम साहब कांशीराम को देख रहे हैं। राम बच्चन जी जो हमारे लालगंज से आए हैं, आपकी आंखों में कांशीराम साहब को देख रही हैं, और हमारे परम सम्मानित और मैं ये मान के चल रही हूँ कि लालगंज में इस बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ रहे हमारे नारायण मास्टर साहब, जो कि आज इतने वरिष्ठ, 80 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई, आपकी आंखों में हम साहब कांशीराम को देख रहे हैं। साहब, आपकी आंखों में हम साहब कांशीराम को देख रहे हैं। आप सब जितने वरिष्ठ लोग हैं, जो लोग साइकिल चले, झंडा जेब में रख करके चले, उस दौर में जब झंडा लगाने के लिए डर लगता था, उस दौर में साहब के साथ में चले, जो हमारे अतरौलिया विधानसभा से हमारे सभी अच्छे साथी लोग आए हैं, अलग अलग विधानसभा, फूलपुर और सब जगह से जो लोग आए, आप सबकी आंखों में जो साहब के साथ में मिशन मूवमेंट के लिए कुर्बानी, त्याग और बलिदान का जो जज्बा आप लोगों के बीच में हम देख पा रहे हैं, उसी जज्बे से इस लालगंज लोकसभा को बहन जी की झोली में उपहार के रूप में, तोहफे के रूप में, नज़ीर के रूप में आप पेश कीजिए। हमारी बहना का दिल एकदम माँ की तरह कोमल है, निर्मल है। हम जब उनसे मिल के जब बाहर जाने लगे तो हमने उनसे यही कहा, बहन जी दिल में एक इच्छा है कि आपका पाँव छूना चाहते हैं। तो बहन जी हंसने लगी, और जब हम बहन जी का पाँव ऐसे छूने के लिए बढ़े, तो जैसे विजय सर बैठे हुए हैं, हम ऐसे ही जब बहन जी का पाँव छूने के लिए झुके, तो बहन जी ने टेबल पे ऐसे हाथ लगा लिया, ऐसे कोने पे हाथ लगा लिया, कहने बच के
बच के कहीं आपका सर न लड़ जाए। तो हम चारों लोग जब बारी बारी से पाँव छुए तो उन्होंने चारों लोगों के लिए ऐसा कोना लगा लिया, हाथ लगा लिया कि कहीं कोना हमारे सर पे ना लग जाए। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी की मुखिया, इतने बड़े बहुजन समाज की जो मुखिया है, उसका दिल इतना ममता से भरा हुआ है कि वो इतनी छोटी सी बात का अपने कार्यकर्ता के लिए अगर परवाह कर रही है तो निश्चित रूप से हमारी बहना ही सही मायने में हकदार है हम बहुजनों की और अब सर्वजनों की नेता, क्योंकि वो केवल बहुजनों की नहीं बल्कि सर्वजन भी आज गली चौराहे सट्टी पे अभय जी हैं कि चले गए, चाय समोसा खाया गया था उस दिन, तो हर गली चट्टी चौराहे पे कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो कह रहा है कि शासनकाल अगर सही मायने में अच्छा था और मानने लायक था तो वो सुश्री मायावती जी के समय में था। तो सर्वजन भी लोहा मान रहा है हमारी बहन जी के नाम का। तो उनके लिए मैंने एक लाइन लिखी थी, अभी जब यहाँ बैठी थी तभी ये बात दिमाग में आई, क्योंकि लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, लिटरेचर की प्रोफेसर हूँ, तो थोड़ा थोड़ा साहित्य दिमाग में चलता रहता है कि सम्मान सुरक्षित है सबका बीएसपी की छाया में और संविधान सुरक्षित है भारत का सिर्फ हाथों में बहन माया के। तो सर्वजन की हित की बात करने वाली हमारी सम्मानित बहन जी, उनके सम्मान में जो सर्वजन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग कमर कस लीजिए कि उन समस्त विरोधियों का जिनकी नज़र आपके संविधान के ऊपर है, जिनकी नज़र आपके हक के ऊपर है, जिनके नज़र आपकी शिक्षा के ऊपर है, जिनकी नज़र आपके रोजगार के ऊपर है, जिनकी नज़र आपके परिवारों के घरों आपके घरों में जो बन रहा खाना है, ये मुंह से निवाला तक छीनने वाले लोग हैं, लेकिन मुंह में निवाला देने वाली केवल आपकी बहना हम सब की परम आदरणीय बहना है। तो ऐसी बहन जी के हाथों को हम सब मजबूत बनाइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ लालगंज की नहीं है, ये लालगंज से लाल किला तक की लड़ाई है। तो लालगंज से लाल किला की लड़ाई का आगाज आज एक औपचारिक रूप से किया गया है। तो ये ध्यान हम लोगों को रखना है कि कभी भी कोई भी गलती आपकी इस बहन से हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारी बहन जी ने जब हम निकलते जब बाहर निकलने को हुए तो बहन जी ने हमसे जो एक अंतिम बात कही, हम उस बात के लिए अपनी जान भी दे दें तो शायद कम होगा। हमारी बहन जी ने हमसे यही कहा कि आपने थोड़ा देर कर दिया हमसे मिलने में, आपको हमसे थोड़ा पहले मिलना चाहिए था। हमारा ये लग रहा था कि खून जो है एकदम जम गया है और हमको यही लग रहा था कि बहन जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपको और क्या दे सकते हैं। जैसे हम स्वयं एक कार्यकर्ता हैं, हम क्या आपको दे सकते हैं, हमारे मुंह से शब्द नहीं मिले। हमने यही कहा बहन जी आपकी इस दर पे आज खड़े हैं और ऐसे ही मरते दम तक यही खड़े रह जाएंगे, क्योंकि सर जिस पे ना झुक जाए उसे सर नहीं कहते और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। दर बदर हो करके अपने सर को झुकाने वालों को जवाब लालगंज की जनता 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके देगी और लालगंज से लाल किला की जो रफ्तार है, जो किलोमीटर की जो रफ्तार है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको तय करेगी। इन्हीं सारी बातों के साथ में एक बात और हाथ छूट गई कि हम लगातार 10 वर्षों 12 वर्षों से आपके बीच में काम कर रहे थे। पूर्वांचल के तमाम जिलों में, सिर्फ यही आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल के तमाम जिलों में काम कर रहे थे। और आपको एक बात और बता दूं कि लालगंज के पौनी कला गांव से 2012 में हमने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। पौनी कला गांव में हमने 2012 में पहला जो गांव का मीटिंग किया था और वहां से आज लालगंज की धरती से अपना राजनीतिक जो सफ़रनामा है वो भी शुरू कर रही हूँ। तो काम करते करते कई बार ऐसा होता था कार्यक्रम की परमिशन लेने में हमको संगठन की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि कई बार ऐसा भी हम लोगों के साथ में भी हुआ, खरवाड़ सर उसके गवाह भी हैं कि लोगों ने परमिशन अपने संगठन पे ले लिया और ऐन मौके में किसी के भी प्रभाव में आकर के
उस परमिशन को वापस ले लिया, कार्यक्रम को कैंसिल तक कराने की नौबत आ गई। तो ऐसी सूरत में हमने बहुजन शक्ति नाम से एक गैर राजनीतिक, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तो गैर राजनीतिक एक सामाजिक संगठन बहुजन शक्ति के नाम से हमने रजिस्टर कराया। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो भी कार्यक्रम हम लोग गांव-गांव में कर रहे हैं उसको हम परमिशन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। तो आज इस औपचारिक घोषणा का जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ जिला स्तरीय जो कार्यकर्ताओं की जो बैठक रखी गई है, सम्मेलन रखा गया है, इस सम्मेलन में मैं आज बहुजन शक्ति जो कि सामाजिक संगठन है, इसका पूरी तरीके से आप चाहे विलय कह लीजिए या अंग कह लीजिए, पूरी तरीके से अब ये बहुजन समाज पार्टी की छाया बन करके कार्य करेगा। यही मेरा आप सबसे कहना है। और एक बात और, राजनीति में हम पैसा कमाने नहीं आए हैं। साहब कांशीराम को मैंने शादी करने के बाद जाना, नहीं तो मैंने शादी भी नहीं की होती। लेकिन हमने शादी की तो हम 1 और 1 11 हो गए। 17 साल की नौकरी हो गई और 13 साल मेरी शादी को हो गए। आज मेरे पापा यहाँ मौजूद हैं, मेरे ससुर जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे पति के छोटे भाई यहाँ मौजूद हैं, मेरी छोटी बहन और बहनोई यहाँ मौजूद हैं, परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। ये परिवार के ही लोग मुझे कहते थे ये दोनों पंछी बन के उड़ते रहते हैं। हम लोगों का नाम पंछी रखा गया था। ऐसा नहीं था कि हमारी आलोचना घर में नहीं हो रही थी। शुरुआती दौर में ये भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे परिवार का सहयोग मिला, आप सबका प्यार और सम्मान मिला, हमारे बहुजन महापुरुषों का आशीर्वाद मिला कि 17 साल की नौकरी में हमने 1 इंच ज़मीन भी कभी नहीं खरीदी। और इस 17 साल की नौकरी में मेरे पास 1 रुपया बैंक बैलेंस भी नहीं। जब नामांकन भरूंगी तो जो बात आज बोल रही हूँ, इस बात को आप वेरीफाई कर लीजिएगा, इस बात को आप जो है आप देख लीजिएगा कि जो मैं भर रही हूँ एकदम 100% सही है। 13 साल विवाह को होने के बावजूद हमने अपने पूरी ज़िंदगी हमारी बहन जी के नाम पे कुर्बान कर दिया। कोई परिवार नहीं बनाया, हमारे पास कोई बच्चे नहीं हैं। इस पूरे बहुजन समाज के सभी बच्चे लोग हमारे अपने बच्चे हैं। इन सबको हम अडॉप्ट करके तब हम यहाँ तक आए। हमने भीम राजभर सर के बारे में जो सुना था, हम ये मान के चलिए कि आपके पद चिन्हों को पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आज आप लोगों से पहली बार रूबरू हुए, सामने आप लोगों के आए, लेकिन ये जो भी है हम जहाँ तक पहुँचे हैं ये हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान की वजह से है। और जिसमें सही मायने में जो ज़मीनी लोग हैं, आप लोग हैं, वो सही मायने में असली वो जड़ हैं जिसके ऊपर आज हमारे जैसे लोग सामने प्रत्याशी बन करके, एक चेहरा बन करके आए हुए हैं। तो मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से हमारे साथ यहाँ महाराजगंज, जबकि वो सदर लोकसभा में आता है, लेकिन महाराजगंज से तमाम साथी, प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब और रमेश भैया, तमाम लोग, महाराजगंज जो हमारा ब्लॉक है वहाँ से लोग आए हैं। देवरिया से हमारे डीपी बौद्ध जी, अभय जी मुझे दिख रहे हैं, सुदर्शन जी, आप सब देवरिया से पूरी टीम आप लोगों की आई है। गाज़ीपुर से दिनेश जी आए हैं और हमारे लाल बहादुर भैया आए हुए हैं, वो बैठे हुए हमारे पीछे, और प्रिंस आए हुए हैं। हमारे सभी साथी जो देवरिया से, गाज़ीपुर से, भदोई से भी अभी वो आए थे, पूर्व प्रत्याशी जी, बैजनाथ जी आप आए हैं। तो जो अलग अलग ज़िलों से भी लोग मुझे प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। किसी का नाम छूट जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाँ, इस दीदारगंज विधानसभा के जो कोषाध्यक्ष हैं, आपको रेफ़र करते हुए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि बहन जी सिर्फ नाम के लिए नहीं सर्वजनों की नेता हैं, बहन जी हकीकत में सर्वजनों की नेता हैं। क्योंकि मऊ जिले के हमारे भीम राजभर जी हैं और मऊ जिले के हमारे जेके आज़ाद भाई भी हैं, और आप दोनों इस बात के गवाह हैं कि अभी 1 हफ्ता पहले, और आप भी मऊ के हैं, आप लोग भी, आप हाँ अच्छा आचार्य जी आप भी मऊ के हैं। तो अभी 1 हफ्ता पहले जो मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल हुआ, उसके जनाजे की भीड़ इस बात का गवाह है कि जिन लोगों को चोर, माफिया, डकैत कह के बदनाम किया गया, उनके जनाजे पे उमड़ी भीड़ ये कहने के लिए काफ़ी है कि लोग जो जनता के नेता होते हैं उनको ये मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित करती है। और इसके साथ ही साथ जो लोग मुसलमानों के रहनुमा बनने का दावा करते हैं
उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है कि उनके रहनुमा ही हमारे मुख्तार अंसारी जी के, सम्मानित मुख्तार अंसारी जी की मौत पे एक ट्वीट तक नहीं किए, अपनी संवेदना तक नहीं व्यक्त किए, लेकिन हम सबकी नेता परम सम्मानित आदरणीय बहन जी ने ट्वीट करके खुलेआम ये कहा कि मुख्तार अंसारी जी की जेल में हुई षड्यंत्रकारी हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहना काफी है और समस्त मुस्लिम समाज से कि ये अपील मैं भी कर रही हूँ कि आपके रहनुमा वो नहीं है जो दिखावा करते हैं, आपके रहनुमा हकीकत में परम आदरणीय सम्मानित बहना है। बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए, दलित और मुसलमान एक हो जाए, इसके साथ में बाकी सर्वजन अपना छोटा छोटा सहयोग दे दे तो लालगंज क्या लाल किले पे अपना नीला परचम फैलाने के हम लायक हो जाएंगे। इसी सारी बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत सारा धन्यवाद और सामने यहाँ हमारे सभी मेरे भाई लोग, मेरे पिता तुल्य लोग और भाई राम जी आप तोनारी गांव से आए हैं, हमारे सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नाश्ते की थोड़ी सी व्यवस्था की गई है। आपकी इस छोटी बहन